तो वेव्स के बारे में हमने जो स्टार्ट किया था, वेव्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल से ही, क्योंकि सेम वही बेसिक्स हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स से पहले जो है वो बेसिक डेफिनेशंस थी। जैसे अगर आप वेव्स के बारे में बात करते हो तो वेव्स कंटिन्यूस डिस्टरबेंस होती है। और ठीक है, और उसके बाद फिर एनर्जी का ट्रांसफर, फिर बाकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये डेफिनेशंस प्रीवियस थी। तो ये एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी ऐड हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से आपको बस ये पता चलेगा कि जैसे हम ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं उस शेप में कोई भी पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि अब हर बार एम्पलीट्यूड की बात नहीं होगी। अब आपको क्योंकि फेज एंगल फाइंड आउट करना इसमें आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हो इस बार। पहले हम इसलिए नहीं करते थे क्योंकि पहले हम वेव्स इतना डिटेल नहीं कर रहे थे, बेसिक्स कर रहे थे। तो एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट आ गई थी, तो आपके पास मीन पोजीशन से कोई भी पॉइंट हो सकता है वेव के ऊपर, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर एक क्वांटिटी इंटेंसिटी आई थी। इंटेंसिटी वर्ड हम डेली उसमें यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसका मीनिंग ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी को यूज कर रहे हो या जितनी पावर पर यूनिट एरिया आप यूज कर रहे हो, तो उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिंपल यही है, पावर पर यूनिट एरिया। जरूरी नहीं है कि आप एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इससे लिखो। आप पावर पर यूनिट एरिया लिखो, सिंपल। मोस्टली क्वेश्चंस में इससे हमारा जो है वो सारी वर्किंग हो जाती है। तो पावर को फिर आप स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो इजी फॉर्मूला याद रख लो ताकि उसको ब्रेक करना फिर आसान हो जाए। और इंटेंसिटी के कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि पहला फैक्टर्स में फ्रीक्वेंसी था। फ्रीक्वेंसी फिलहाल हमारे पास इतना एएस में काम नहीं आ रहा होता, ये ए टू में जाकर काम आएगा। तो इसलिए फिलहाल इंटेंसिटी को हमने इतना कोई डिटेल डिस्कस भी नहीं किया था, और हमारे पास कई क्वेश्चन में सच अभी ऐड भी नहीं हुआ था जितने किए थे। उसके बाद एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर आपके पास एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इंटेंसिटी स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर 4, यानी इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये एक चीज हो जाएगी। और इसमें भी जैसे हम वो फॉर्मूला करते थे बॉयल्स लॉ का, P1V1 = P2V2, तो यहाँ पर भी अगर आप इनिशियल और फाइनल स्टेट करते हो तो I1/A1² = I2/A2²। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे यूज हो रहा होता है। क्वेश्चंस में ये वाली चीज हम यूज करेंगे बेसिकली, इनिशियल और फाइनल स्टेट के रेफरेंस से। डिस्टेंस की बात करें तो जैसे सेम वही एग्जांपल पहले भी हम डिस्कस करते रहे कि कार की हेडलाइट्स होती हैं। तो अगर आप पार्किंग लॉट में जैसे होता है कि अगर आप वॉल के बहुत करीब हो तो इतने से एरिया में, स्पेसिफिक रीजन में लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट हुए लाइट स्प्रेड आउट हो नहीं पाती। लेकिन जैसे जैसे वॉल से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा लाइट स्प्रेड होती जाएगी, जैसे टॉर्च लाइट है। आप वॉल के बिल्कुल पास रखो, फिर आप उसका डिस्टेंस बढ़ाते रहो, लाइट स्प्रेड होती जाएगी, डिम होती जाएगी, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो रही है, क्योंकि वो स्प्रेड आउट कर रही है अब। तो डिस्टेंस बढ़ने से इंटेंसिटी कम होगी, तो जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे स्क्वायर टाइम्स इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया सिंपल वर्ड्स में। और फिर आप इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड देखोगे तो दोनों की लेफ्ट साइड पे इंटेंसिटी है, और राइट साइड पर जो है वो दूसरे फैक्टर्स हैं। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके इन एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट को भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है। तो खैर, प्रूफ करना भले आए या ना आए एग्जाम में, लेकिन ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कहीं कहीं एमसीक्यूज में या किसी एक थ्योरी पार्ट में आपको ये हेल्प आउट कर देता है इनडायरेक्टली। तो ये फैक्टर भी आपको इसमें इंटेंसिटी में याद रखना है। तो एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस, ये दो फैक्टर्स हैं मेन। फ्रीक्वेंसी बहुत रेयरली कहीं आपको मिलेगा, ए टू में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। फिलहाल उसका इतना कोई काम नहीं होगा हमारे क्वेश्चंस में एएस के। तो इंटेंसिटी एक नई चीज़, मतलब ये दूसरी क्वांटिटी ऐसी है जो न्यू है आपके पास सिलेबस में प्रीवियस के कंपैरिजन में। फेस की बात करें, ये तीसरा नया कॉन्सेप्ट है वेव्स में। फेस बहुत आसान है देखने में, एग्जाम क्वेश्चंस में मुश्किल होता है, लेकिन इसका सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि फेस के लिए आप फाई का सिंबल यूज करोगे सबसे पहले, और इसे एंगल में मेजर किया जाता है। एंगल में मेजर करने का मतलब ये हुआ कि आप एक सर्कल के साथ इसे रिप्रेजेंटेशन इसकी करते जाओ तो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है,
और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जैसे हमने लेफ्ट साइड पे सर्कल बनाया और यहाँ पर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट की हमने। ये जीरो था, तो इस जीरो के साथ साथ यहाँ पर आपने देखा कि जीरो के साथ साथ जब हम इसमें वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होंगे सर्कल के अंदर, वैसे वैसे आपके पास जो वेव है उसमें भी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सर्कल में आप देखो 90 डिग्री पर हम गए, तो वेव भी आपको 90 डिग्री पर नजर आ रही है। तो इससे काउंटिंग करना आसान हो जाएगी, क्योंकि सर्कल तो हमने यूज नहीं करना हमारे क्वेश्चंस में, क्योंकि हमारा रेफरेंस तो वेव्स के साथ है। तो सर्कल का हमें कोई काम नहीं है, लेकिन उससे रिप्रेजेंटेशन समझना आसान हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सर्कल के साथ रिप्रेजेंटेशन की थी। आप देख सकते हो हमने 90 मार्क किया हुआ है, 180 देखा है, 270 मार्क हुआ हुआ है, फिर 360 आ जाएगा। इसी तरह से कोई बीच का पॉइंट भी हो सकता है। वो मेन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 90 180 फेमस एंगल तो हम मार्क कर लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन जो मिड पॉइंट कहीं कहीं आपको नजर आते हैं उनमें हमें प्रॉब्लम नजर आती है थोड़ी सी। तो उनको ओवरकम करना आसान है, उसी के लिए फॉर्मूला बनाया है, स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब होगा एक वेव कंप्लीट होने का टाइम। ठीक है, और स्मॉल टी यानी जो अननोन आप एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो उस अननोन पॉइंट का कुछ ना कुछ टाइम होगा वहां पर। तो उस टाइम को आप डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम ड्यूरेशन से, मल्टीप्लाई बाय 360 कर दोगे आप, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास डिग्रीज की फॉर्म में। और अगर रेडियंस होगा तो 2 पाई में कर लेंगे हम इसे कन्वर्ट। ठीक है, और अगर लेट सपोज वो फेस के बजाय, मतलब फेस तब होगा जब आप एक ही पॉइंट की बात करो या एक वेव की स्पेसिफिक बात की जा रही हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप दो पॉइंट्स को कंपेयर करते हो, एक वेव के हो चाहे चाहे वो दो वेव्स के हो, फिर उसको आप फेस डिफरेंस कह सकते हो। उसमें क्या होगा, दो पॉइंट्स लेना जरूरी होगा और उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली कि इनमें गैप कितना आ रहा है। तो एक वेव लीड कर रही होती है, दूसरी वेव लैग कर रही होती है पहले के साथ। जैसे रेसिंग में होता है कि फर्स्ट सेकंड को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो एक लीड कर रहा होगा एक लैग कर रहा होगा। तो फिर उन दोनों में आप देख लोगे कि टाइम वाइज डिफरेंस कितना है, और उसे टोटल जो उनका टाइम ड्यूरेशन होगा एक वेव कंप्लीट करने का, उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360 कर दोगे। फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा एंगल की फॉर्म में, फेज डिफरेंस। इसकी हमने एक दो एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी, तो अभी और भी आएंगी, क्योंकि एक एक मार्क के लिए आती है, ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम हुआ 2 मार्क्स के लिए हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं आती। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट ऐड किया था, इंटरफेरेंस का, क्योंकि वेव्स के बारे में हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन तो पढ़ा ही था। इंटरफेरेंस भी इसमें होती है। अगेन इसमें भी सेम, कार की हेडलाइट्स की एग्जांपल लें अगर, क्योंकि वो नॉर्मली ऑब्जर्व की होती है हमने, तो उसकी दोनों हेडलाइट्स बिल्कुल सेम अलाइन होती हैं जब आप उसे ऑन करते हो और कार वॉल से कुछ डिस्टेंस पर हो। तो जब वो लाइट स्प्रेड आउट हो रही होती है, तो वो फिर एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होती है, वहां पर उनका इंटरफेरेंस होता है। तो अब इंटरफेरेंस में दो बातें हो सकती है, या तो वो आपको ज्यादा से पहले से ज्यादा ब्राइट नजर आने शुरू हो जाएगा वो रीजन जहाँ इंटरफेरेंस हुआ है, या पहले से डिम नजर आएगा। ठीक है, दो चीजें होंगी, मतलब या तो इसके बीच में पार्शियली कुछ भी हो सकता है, जैसे थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस थोड़ी कम ब्राइटनेस, लेकिन होगी कम ज्यादा ही। ठीक है, सेम वही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये किस वजह से होता है, तो इसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन इसमें क्लियर है, ये तीन कंडीशंस लिखी हुई हैं, एग्जाम में अक्सर आती भी हैं लिखने के लिए एज इट इज, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। सेम नेचर हो, सेम फ्रीक्वेंसी यानी कोहेरेंट हो, और एक पॉइंट पे मीट कर रही हो। ठीक है, क्योंकि कोहेरेंट की डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में। प्लस अब नॉर्मली हम अपने क्वेश्चंस में ये कंसिडर कर रहे होंगे कि 100% कंस्ट्रक्टिव या 100% डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, मतलब बीच में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इतना डिटेल हम फिलहाल काम नहीं करेंगे कैलकुलेशन का, अभी हम बेसिक्स रखेंगे। तो 100% या तो कंस्ट्रक्टिव या 100% डिस्ट्रक्टिव। तो जब दोनों वेव्स फेज में हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से कंबाइन हो जाए, यहाँ एग्जांपल बनी हुई भी है। यहाँ पर ये दो वेव्स को ऐड करके ये रिजल्टेंट वेव बनाइए, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दो बातें इसमें लिखी हुई हैं।
तो आपको अगर खुद लिखना हो या वो आपको कोई रेफरेंस देंगे तो इनमें से कुछ होगा। डिस्ट्रक्टिव में ऑपोजिट होगा, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है, एक राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट, तो इसमें भी एक अगर अप जा रहा होगा तो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहा होगा 180 डिग्री पर। तो ये 100% डिस्ट्रक्टिव वाला केस हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो इसमें एंटी फेज होंगे यानी ऑपोजिट फेज 180 डिग्री। तो इसमें आपको जीरो रिजल्ट मिल रहा है। इसमें पार्शियल भी हो सकता है, लेकिन अगेन पार्शियल वाली कैलकुलेशन अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें फिर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, 10%, 12, 13, 14, 15, बहुत सारी बन जाएंगी। तो बेसिक आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है हम एडवांस पे वो भी कर ही लेंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाएगी। फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस का प्रूफ था। ठीक है, बेसिकली फिलहाल हम अब उसे पूरा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक उसका जर्नल ओवरव्यू कर लेते हैं कि उसमें परफॉर्म क्या किया था। अब जैसे कंडीशन थी कि कोहेरेंट हो लाइट और उनका एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा हो, तो कोहेरेंट करने के लिए क्या किया आपने, एक ही सोर्स यूज किया, उसी को डायफ्रैक्शन की हेल्प से दो में डिवाइड कर दिया। और जब वो दो में डिवाइड हुआ तो ऑटोमेटिक उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, क्योंकि आपने लाइट सोर्स ही एक यूज की थी, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का चांस ही नहीं चेंज हो जाए। ठीक है, और इंटरफेरेंस भी हो गया इसमें। फिर उसमें हुआ ये था, कुछ जगह पर आपको डार्क स्पॉट्स या फ्रिंज नजर आ रहे थे, कुछ जगह पर ब्राइट नजर आ रहे थे। उनके रेफरेंस से आपने क्या किया कि डार्क और ब्राइट का आइडिया लेते हुए उसमें से जो डार्क रीजन थे उन्हें आपने ये कंसिडर किया ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों वेव्स एक दूसरे के ऑपोजिट आकर कंबाइन हुई हैं। और जहाँ पे ब्राइट नजर आ रहा था वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर इसमें जो पार्ट डिफरेंस का आइडिया था, पार्ट डिफरेंस का आइडिया ये था कि जैसे कोई एक पॉइंट आप लेते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला हमने मार्क किया हुआ है, तो इस पॉइंट पर जो पहला स्लिट है, यहाँ से जो वेव ट्रेवल करेगी वो जल्दी पहुंचेगी, लेकिन जो दूसरे स्लिट से आएगी उसे काफी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है पार्ट डिफरेंस। ठीक है, जैसे पर्पल लाइन पहले पहुंच गई, येलो वाली लाइन काफी लेंथी है। तो अब पार्ट डिफरेंस अगर फाइंड आउट करने को कहा जाएगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एन लैम्डा। दोनों में एन लैम्डा होगा। बस फर्क इतना होगा कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे उनमें ऑर्डर की वैल्यू आपके पास राउंड ऑफ होगी, 1 2 3 4, जीरो से शुरू होगी, क्योंकि सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिला था आपको। तो सेंटर में ब्राइट का मतलब अगला जो ब्राइट होगा, तो ब्राइट से ब्राइट एक वेव पूरी हो रही है, क्योंकि सेंटर में ब्राइट मिला है, तो पहले ब्राइट है, फिर उसके बाद एक डार्क, फिर ब्राइट, तो ब्राइट से ब्राइट वन वेव, फिर फर्स्ट ब्राइट से सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड वेव, इस तरह से। तो इसलिए ऑर्डर में वैल्यू 0 1 2 3 थी। और डार्क में क्योंकि सेंटर में ब्राइट था, डार्क था ही नहीं सेंटर में, तो ब्राइट के बाद डार्क आया। तो जीरो से आप आगे बढ़ोगे तो दो ब्राइट के बीच में एक डार्क, यानी मिड वे में आ रहा है, हाफ। तो इसलिए उसकी वैल्यूज 0.5, 1.5, 2.5 इस तरह से थी। ठीक है, फिर इसके कुछ फैक्टर्स थे। ठीक है, वो सारे क्लियरली लिखे हुए हैं। फैक्टर्स के बाद हमें ये पता चला कि इसमें थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम आता है कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत लो होती है, स्पॉट्स की मेजरमेंट करना मुश्किल होती है। और गैप भी जो है वो उनके बीच में बहुत कम होता है कि मेजरमेंट ली जाए अगर प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल होगा। तो उस आइडिया की जगह पर फिर एक और आइडिया भी हमने साथ ऐड किया, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। उसमें क्या था, स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, लास्ट वही है। तो उसमें क्या होता है कि सर्कल बस आप 180 रोटेट करके इस तरह से रीडिंग्स नोट कर लेते हो, तो ऑटोमेटिक आपको क्लियरली रिजल्ट्स मिलते रहते हैं इसमें। आपको कोई मुश्किल सेटअप नहीं करना पड़ रहा, आपको खुद से जाके मेजरमेंट्स नहीं करनी पड़ रही, सारी आपको जो है वो एक माइक्रोस्कोप की तरह से सारी रीडिंग्स इसमें मिल जाती हैं। इसके बाद फिर एक हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी वेव्स का। प्रोग्रेसिव वेव्स, अब तक हम जितनी वेव्स को पढ़ते आए हैं वो प्रोग्रेसिव, क्योंकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही थी, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही थी, तो वो प्रोग्रेसिव थी। लेकिन स्टेशनरी होगी, जैसे गिटार का स्ट्रिंग हो गया, आपने दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया हो, तो वो स्टैंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, या जैसे एक पाइप है आपके पास, क्लोज पाइप, एक तरफ से आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरी तरफ से वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो दो पॉइंट्स के बीच में आपने वेव्स को ब्लॉक कर दिया, तो ये सारे सिनेरियो आएगा स्टेशनरी में। ठीक है, तो आसान है बेसिकली स्टेशनरी वेव्स ही, अगर आपके पास बेसिक वेव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
स्टेशनरी वेव्स में होगा ये कि आपके पास जैसे हमने लास्ट इसमें लिखा हुआ है कि नॉड्स और एंटी नॉड्स होंगे। ठीक है, तो पहली बात स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स में ये होगा, फॉर एग्जांपल आपने दो पॉइंट्स के बीच में वेव्स को बाउंड कर लिया फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि जब आप गिटार के स्ट्रिंग या कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग जो दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स हो, आप उसे वाइब्रेट करवाते हो तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही होती है। मतलब ऐसे लगता है वो स्ट्रिंग एक वक्त में दो जगह है, जबकि वो होता है एक जगह है, दूसरी जगह पर फास्ट वाइब्रेशन की वजह से उसकी रिफ्लेक्शन नजर आती है। तो ये डॉटेड हम बेसिकली इसकी रिफ्लेक्शन के बाद इसको रिफ्लेक्शन शो करने के लिए बनाते हैं। होगा ये किसी एक जगह पर, या तो क्रस्ट ले लो या ट्रफ ले लो एक टाइम पे। दोनों जगह पर एट अ टाइम पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब जहां पर जीरो आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है वो नॉड है। अब आप देखो नॉट ज्यादा है, एंटी नॉट की वैल्यू एक कम है। तो नॉट्स तीन होंगी तो एंटी नॉट दो होंगी। ठीक है, अगर नॉट्स चार हो जाती है एंटी नॉट तीन हो जाएंगी। तो क्लोज में ये सिनेरियो आता है। ठीक है, और जैसे आप देखो कि जहां पर नॉट्स है वहां पे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो है, तो वहां पर आपके पास जो फेज एंगल वगैरह होगा वो भी बिल्कुल आपको जीरो मिल रहा होगा। अब इसमें कुछ काउंटिंग्स करनी होती है, जैसे नंबर्स हैं। अब वो नंबर्स कैसे काउंट करेंगे इसमें, जैसे नॉर्मल वेव्स के बारे में तो हमने एक्सपेरिमेंट्स भी देखे, उसमें हमें वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का आइडिया भी है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हम सॉल्व करते आए हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन स्टैंडिंग में अब काउंटिंग कैसे होगी, तो ये भी मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टैंडिंग की बात करें, तो पहले अगर हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेवलेंथ से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास पहले नॉड्स मार्क करते हैं। ठीक है, ये आपके पास नॉट्स आ गए, और अभी आपके पास पूरी एक स्टैंडिंग वेव बन रही है। ठीक है, अब इस पूरी स्टैंडिंग वेव में हमें यह पता है कि एक रिफ्लेक्शन होगी और एक जो है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग एक वक्त पे एक जगह पर मौजूद होगा। फिलहाल अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है मेन। अभी हमने ये चेक करना है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी फुल लेंथ जो अभी हमें नज़र आ रही है एग्जैक्टली exactly, वो हम कंसिडर कर लेते हैं अपनी मर्जी से 50 सेंटीमीटर लेट सपोज। तो 50 सेंटीमीटर लेंथ कंसिडर करने के बाद आपको इसमें नॉट एंटी नॉट क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। और अब 50 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, अभी हमने वेवलेंथ इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो हम अपनी बेसिक्स के हिसाब से पहले चलेंगे। तो हमें ये पता चलेगा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया लेट सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर आप आगे चले यहाँ तक दो, और बिल्कुल सही 2.5। तो 2.5 वेव कंप्लीट हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो वेवलेंथ बहुत आसान हो जाएगी आपको इसमें रिलेट करना। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स अप्लाई करके करेंगे तो बहुत इजी है अभी तो। 2.5 वेव आपके पास आ रही है इस 50 सेंटीमीटर में। तो 50 को डिवाइड करना होगा 2.5 से।
तो 20 सेंटीमीटर के बाद बिल्कुल सही एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है हमारे पास काउंट करना। हाँ, बस कुछ जगह पर नॉट्स की बात होगी, कुछ जगह एंटी नोड होगा, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हो वो हमें बेसिकली उस वक्त वो कंसिडर करना होगा। अभी तो हमने अपनी मर्जी से वेव मार्क की है, अपनी मर्जी से पॉइंट्स मार्क किए समझने के लिए बेसिकली। और अब जैसे अगर आप यहाँ पर नॉट टू नॉट डिस्टेंस देखो, तो नॉट टू नॉट हाफ वेव कंप्लीट हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक नॉट से दूसरी नॉट आपको हाफ वेव देगा। और अगर आप एक नॉट से, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप नॉट से एंटी नॉट तक देखो, तो एंटी नॉट बीच में है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एंटी नोड कह रहे हैं हम। ठीक है, तो वो 0.25 हो जाएगी, यानी क्वार्टर वेव। ठीक है, तो ये इसलिए ताकि आपको काउंटिंग करना आ जाए इसमें, कि काउंटिंग करनी कैसे है और हमें पता कैसे चल रहा होगा कहाँ हाफ है कहाँ वन फोर्थ है। तो एक वेव में आप देख सकते हो, जहाँ हमने रेड मार्क किया वन, उससे पहले अगर एक नॉड और एक एंटी नॉड को देखो तो उसमें सिर्फ क्वार्टर वेव कंप्लीट हो पा रही है। ठीक है, और अगेन जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि एक वेव ओरिजिनल होगी, एक उसका रिफ्लेक्शन होती है बेसिकली। तो ये डिफरेंस है आपके पास। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर फिलहाल अभी हम बात करेंगे दोनों फिक्स एंड्स के बारे में, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल होती है वन एंड ओपन वन एंड क्लोज। फिलहाल जो सिनेरियो है वो बोथ फिक्स एंड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बोथ एंड्स फिक्स्ड। तो बोथ एंड फिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहला हमारा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि हम लेंथ चेंज कर दें। ठीक है, मतलब हम लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करके भी इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आइडिया ये हो सकता है कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें। ठीक है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं। अच्छा, एक मिनट। मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पर बोथ एंड फिक्स की एग्जांपल हम डिस्कस करें, और बोथ एंड फिक्स का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास दोनों एंड्स क्लोज होते हैं तो अब उनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम लेंथ वाइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेंथ वाइज क्या ही चेंज हो सकता है कि जैसे हमने 50 सेंटीमीटर किया, तो अगर आप 50 के बाद 70 कर दो, 80 कर दो, 90 कर दो, 100 कर दो, तो वेवलेंथ में भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहला आप इसमें चेंज इस फॉर्म में कर रहे हो। चेंजिंग लेंथ। तो इन केस अगर आपने लेंथ को चेंज किया यहाँ पर, और इसमें हम कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल से, यानी वन लूप से शुरू करेंगे, फिर हम टू पर जाएंगे, फिर थ्री पर जाएंगे, इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं अगर, तो आपके पास एक लूप बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये एक उसकी रिफ्लेक्शन आ गई और एक ओरिजिनल लूप आ गया, और बीच में आ जाएगा उसका एंटी नोड। ठीक है, लेफ्ट और राइट उसके नोड्स आ गए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं लेंथ की, वो है
10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कंसिडर की है, और इस लेंथ में कितनी वेव्स कवर हो रही है? एक फुल हो रही है, हाफ हो रही है, 1.5 या क्वार्टर, कितनी वेव कवर हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास हाफ वेव कवर हो पा रही है। तो हाफ वेव कवर होने का मतलब है इस लेंथ में, यानी 10 सेंटीमीटर लेंथ में, और दो फिक्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली वेव लेंथ जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 0.5 लैम्डा। तो ये जो 0.5 लैम्डा है, और ये वाली लेंथ जो है ना वो बेसिक है, मतलब एक तरह की फंडामेंटल लेंथ होगी हमारे पास, क्योंकि इससे कम करेंगे ना तो फिर आपको दो फिक्स पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो इससे कम पर दो फिक्स पॉइंट पॉसिबल नहीं है। मतलब इससे कम क्या होगा, क्वार्टर होगी, क्वार्टर पे क्या होगा, एक एंड फिक्स एक एंड ओपन हो जाएगा। तो वो आपके पास कंडीशन हो नहीं पाएगी। तो इसके हिसाब से ये आपके पास फंडामेंटल लेंथ होगी, इसे आप एल नॉट कह सकते हो। क्योंकि अभी हम चेंजिंग लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम लेंथ को बेसिकली यहाँ रेफरेंस बना रहे हैं अपना। तो ये आपके पास फंडामेंटल लेंथ इस तरह से आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, लेंथ को डबल करके देखते हैं। लेंथ को डबल करेंगे तो एक नॉड आपके पास और आ जाएगा। एक नॉड और आने का मतलब, वन वेवलेंथ। ठीक है, आपके पास वन वेवलेंथ पूरी हो जाएगी। तो एक आपके पास रिफ्लेक्शन है, एक ओरिजिनल है। और सेम उसी तरह से आप इसमें से नॉड और एंटी नॉड इजीली मार्क कर सकते हो। और जब आपने लेंथ को डबल किया, पहले हाफ की, अब डेफिनेटली लेंथ पूरी हो जानी चाहिए। और L इज इक्वल्स टू 20 हो गया बेसिकली यहाँ पर। और अगर बेसिक लेंथ के कंपैरिजन से अगर आंसर लिखा जाए, तो 2 टाइम्स एल नॉट हो जाएगा वो। ठीक है, यानी जो बेसिक लेंथ थी उसको डबल करने पर आपको एक वेवलेंथ फुल मिल रही है बहुत इजीली। ओके, अब इसी तरह से आप इसे 3 में लेकर जाओ, 4 में लेकर जाओ, तो वैल्यूज आपके पास हाफ हाफ करके इंक्रीज होगी। आपको इतना तो क्लियर हो गया कि वैल्यू डबल करने पर लेंथ वेव में हाफ चेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब फुल चेंज नहीं आ रहा, 1.5 चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ हाफ चेंज आ रहा है वैल्यू डबल करने पर लेंथ। तो इसी तरह से आप एक एक लूप बढ़ाते जाओगे तो हाफ हाफ लेंथ पे आपके पास इंक्रीज आता जाएगा। ठीक है, तो इससे आपने एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व कर ली कि अगर लेंथ वाइज चेंज करते हैं हम, every next stationary wave is half wavelength एक्स्ट्रा, मतलब पहले से हाफ वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो इसमें ये हो सकता है, और हम यहाँ पर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के अकॉर्डिंगली भी अगर देखते हैं, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा से। तो अगर सेकंड फैक्टर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच किया जाए, दोनों एंड्स हम फिक्स रखेंगे, और दोनों एंड्स फिक्स रखने के बाद फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके देखेंगे
कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो सेकंड सिनेरियो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी में अब लेंथ एक फिक्स रखनी है, वो हम कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे और बस फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। और जो लेंथ हम फिक्स रखेंगे और आपको जो पहला लूप मिलेगा उसे हम फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक लूप कंप्लीट हो रहा है। अब इस एक लूप कंप्लीट होने में आपके पास दो नोड्स आ रहे हैं फिर से और एक एंटी नोड आ रहा है। और अब जो हमने लेंथ रखनी है वो सेम रखनी है, तो हम थोड़ी सी बड़ी लेंथ पहले ही कंसिडर कर लेंगे। तो लेट्स सपोज हम 50 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। अब इस 50 सेंटीमीटर में फिलहाल हमें हाफ वेवलेंथ मिल रही है। तो यहाँ पर आपको मिल रही है हाफ वेवलेंथ। और लेंथ वाइज अगर कंपैरिजन किया जाए तो 100 सेंटीमीटर अगर लेंथ आप रखते हैं तो आपको वेवलेंथ इतना मिल जाएगा। ठीक है, और इसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। जैसे वो फंडामेंटल था, ये भी फंडामेंटल है, ये फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा इस रेफरेंस से। और दूसरी बात अगर हम करते हैं इसमें सेकंड हार्मोनिक की। सेकंड हार्मोनिक का मतलब है कि लूप्स को अब डबल करना है आपने, तो लूप्स को डबल कर लेते हैं। अब यहाँ पर लूप डबल हो जाएंगे। और लूप डबल होने के बाद यहाँ पर सेम नॉट और एंटी नोड्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर सेम लेंथ को हमने चेंज नहीं किया, लेंथ एज इट इज सेम है। और इसी सेम लेंथ में अब वेव आपको फुल मिल रही है पहले के कंपैरिजन में। तो पहले जो वेवलेंथ थी और पहले जो फ्रीक्वेंसी थी उसके कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गई। यानी आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि वेवलेंथ हाफ हो गई पहले वाले के कंपैरिजन में, और अब जो है वो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। यानी पहले जो वेवलेंथ थी वो ये थी और फ्रीक्वेंसी ये थी। तो वेवलेंथ हाफ हो गई, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई पहले के कंपैरिजन में। और ये आपके पास सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड हार्मोनिक की तरफ अगर हम जाते हैं
ठीक है, तो ओरिजिनल वेव और उसकी रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह से नॉट, और सेंटर में एंटी नोड्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी मार्किंग आप उसी 50 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली कर रहे होगे, क्योंकि लेंथ को चेंज नहीं करना। और इस बार जो वेवलेंथ है वो 1.5 हो गई। और 1.5 का मतलब आपके पास लेंथ थी 50, और 1.5 वहां पर डिवाइड करवाते हैं अगर, तो ये वेवलेंथ आ रही है आपके पास। अब इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली आपको ये पता चल रहा है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू वेवलेंथ की 100 से शुरू हुई थी, तो 100 के बाद 50 हो गई, अब 30 हो गई, यानी वो 1/3 हो गई। ठीक है, 33 + 33 + 33 99.99 बन जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 100। तो आपके पास ओरिजिनल वेव के कंपैरिजन में 3 टाइम्स जो है वेव कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि वेवलेंथ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स डिक्रीज हो गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स बढ़ गई पहले के कंपैरिजन में। और ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? No, sir, it's clear. ठीक है, तो इसमें काउंटिंग इतनी मुश्किल नहीं होती है, और बस इसमें ये होता है कि आप अपने इसमें बेसिक जो आइडिया है स्टार्टिंग, उसे फोकस कर लो, फिर उसकी बेसिस पर ही आप सारी काउंटिंग कर रहे हो। तो अभी जैसे अब λ/3 लिखा है, 3f लिखा है, अब कोई इसे मिड वे अगर स्टार्ट करता है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमने λ/3 और 3f क्यों लिखा था। तो वो तभी पता चलेगा जब वो बेसिक फंडामेंटल को चेक करे कि आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक कितना था, और फर्स्ट हार्मोनिक के कंपैरिजन में आंसर किस तरह से हमने कंपेयर करना है। और अच्छा, इसमें एक केस आपके पास होगा कि एक एंड ओपन एक एंड क्लोज का, उसके बाद स्टैंडिंग वेव में बस फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही आपको आएगा कि इन्हें आपने सॉल्व किस तरह से करना है। इसमें मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि अगर हमें कोई मिलता है दोनों एंड्स क्लोज से रिलेटेड। अच्छा, फाइल सारी अपलोड कर दी थी, तो आप चेक कर लेना, उसमें आपको मिल जाएंगी। जैसे ये वाला है, इसमें एक एंड आपके पास ओपन होगा, एक क्लोज होता है, एयर कॉलम, या आप उसमें वेव्स इन एयर कॉलम कंसिडर करते हो। तो नए क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ का आइडिया आ रहा होगा कि यंग डबल स्लिट बहुत बार आए न्यू पेपर्स में, कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस उसी के गए, ये भी वही था। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है जर्नल, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं है। इसमें सबसे पहले आपने बताना है कंडीशन फॉर टू वेव्स टू एबल टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पर आपने कंडीशन बतानी है कि स्टेशनरी वेव के लिए क्या कंपलसरी होगी, और 2 मार्क्स के लिए आपने कंडीशन बतानी है। ठीक है,
अब स्टेशनरी वेव्स आपने जितना भी डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली आपने ये बताना होगा कि यहाँ पर कौन से पॉइंट इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या कंडीशंस कंपलसरी होंगी। तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि या उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, और वेव्स है सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। और दूसरी बात ये, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एक हमने इसमें रिफ्लेक्शन शो की थी, मतलब एक आपके पास प्रॉपर वेव है अगर, तो ये डॉटेड लाइन उसकी रिफ्लेक्शन होगी। मतलब जैसे रिपल टैंक होता है उसमें आपने मोटर कनेक्ट कर दिया, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेशन की वजह से वाटर वेव जनरेट हो रही है, वो आगे की तरफ जा रही है। अब आगे जाहिर सी बात है स्विमिंग पूल में वॉल आएगी तो वॉल से स्ट्राइक करके वो वेव्स वापस आना शुरू हो जाएंगी। तो एक तरफ से वेव वापस आ रही होगी, दूसरी तरफ से नई वेव आ रही होंगी, तो दोनों ऑपोजिट ट्रेवल कर रही होंगी। मतलब वेव आपके पास फॉरवर्ड जा रही है, रिफ्लेक्शन बैकवर्ड आ रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से जब वो एक जगह पर मीट करेंगी, और क्योंकि वो एक ही सोर्स से जनरेट हो रही है तो इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी सेम है, तो उसके रिजल्ट में आपको जो वेव मिलेगी वो होगी स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने सेम यही आंसर में लिखना है कि सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो और वो फिर ओवरलैप करें। तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी बहुत सिंपल स्टेशनरी वेव के लिए। और बी पार्ट है, जैसे आज स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग हैज अ नोड एंड एंटी नोड, द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी एडजेसेंट एंटी नोड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि एक नोड से दूसरी नोड जो है वो आपके पास क्या बनता है, कितनी वेव बनती है, और अगर एक नोड से दूसरे नोड अगर कंसिडर किया जाए तो कितनी वेव बन रही है, और एक नोड से एंटी नोड अगर डिस्कस किया जाए तो कितनी वेव बनेगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक आपके पास नोड है और उसी के साथ वाली एंटी नोड के बीच में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और सबसे पहले नोड डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन भी पूछी जा रही है। तो नोड में आप ये लिख सकते हो कि जिसमें जीरो एम्पलीट्यूड हो, तो वो नॉट हो जाएगा, सिंपल सा। सेकंड पार्ट में अगर आप देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स फॉर्मिंग द स्टेशनरी वेव। अब आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है दो वेव्स का जिन जो मिलकर स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बना रही है। अब उन्होंने आपको बताया कि नॉड और एंटी नॉड में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो नॉड नॉड नॉड, तो उनके हिसाब से ये वाला डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर यानी क्वार्टर। तो सिर्फ इस डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब ऐसे चार पार्ट अगर हम ऐड करते हैं तो एक आपको फुल वेवलेंथ मिल जाएगी।
ठीक है, 4 into 6 बिल्कुल सही, या आप ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट एक ही बात है। तो टोटल 24। ठीक है, तो वैल्यू छोटी सी है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि मल्टीप्लाई 4 से क्यों कर रहे हैं, किसी और से क्यों नहीं किया। और थर्ड पार्ट में अगर देखें, स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट टू एडजेसेंट एंटीनोड्स ऑफ द स्टेशनरी वेव। फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट टू एडजेसेंट एंटीनोड्स। ठीक है, अब दो एंटीनोड्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 90। ठीक है, अच्छा 90 अगर आप देखो तो नॉट जैसे होता है, फिर नॉट के बाद एक एंटी नोड आएगा तो उसमें 90 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, और अगर आपके पास दो एडजेसेंट एंटी नोड्स होते हैं तो उनमें कितना बनना चाहिए, 180। ठीक है, 180। ये हमने शायद लिखा भी था ना यहाँ भी, इसमें डिफरेंस में होगा, ये रहा। ठीक है, ठीक है, नोड्स तो जीरो पर हैं बिल्कुल, तो वो तो एक लाइन में आ जाएंगे। एंटी नोड्स में आपको पता है या तो ऊपर हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो उनमें 180 डिग्री बनता है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपके पास कुछ बेसिक्स हो गई स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स की।